हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सौर मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का ये, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इतनी अच्छी तरीके से समझ ले ताकि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं सौर मंडल चैप्टर को। सबसे पहले जान लेते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। तो सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित स्वरूप को सौर मंडल कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ दिए गए और डाले गए कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, और उसमें अगर तारे डाल दिए जाते हैं, नेबुला डाल दिए जाते हैं या अंतरिक्ष के कुछ और चीज़ें डाल दी जाती हैं तो वह सौर मंडल का भाग नहीं होगा। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है कि कौन कौन सौर मंडल के सदस्य होते हैं। और इस पूरे सौर मंडल का केंद्र बिंदु होता है सूर्य, और सूर्य और उसके चारों ओर लगाने वाले चक्कर लगाने वाले ग्रह, इन्हीं का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के दौरान करेंगे। इसके अलावा उल्कापिंड और धूमकेतु से अगर कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। तो आपको पता है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई पॉइंट पढ़ते हैं तो उसे एकदम टू द पॉइंट याद करने का प्रयास करेंगे और रटने का प्रयास न करें, समझने का। तो पूरे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है कौन? सूर्य। तो सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। दूसरा, अब सूर्य चूंकि एक तारा है, और मैंने आपको एक ब्रह्मांड चैप्टर में बताया था कि तारों में जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। तो सूर्य में भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। और नाभिकीय संलयन के क्रम में दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ ही में ऊर्जा मुक्त करते हैं, और इसी ऊर्जा को हम लोग यहाँ नाभिकीय संलयन ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और इसी से किसी भी सूर्य के किसी भी तारे में या कोई भी सूर्य यानी दूसरे भी तारे सूर्य के रूप में ही हैं, तो वहाँ ऊर्जा का उत्पन्न होता है और उससे जो लाइट निकलती है वो इसी प्रक्रिया द्वारा निकलती है। तो तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने हाइड्रोजन और हीलियम को देखा, इसी पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से दो गैसें मौजूद हैं। हाइड्रोजन का मान 71% है। अब इसको याद रखने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जैसे पृथ्वी पर 71% भाग में जल है, उसी तरह से सूर्य में हाइड्रोजन का परसेंटेज भाग 71 है और हीलियम 26.5% है, और इस तरह से बचे हुए 2.5 अदर गैसें हैं। तो ये जो तारों में ये जो प्रकाश आने की प्रक्रिया आ रही है नाभिकीय संलयन द्वारा, तो ये हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदलते हैं और प्रकाश मुक्त करते रहते हैं। जिस दिन ये हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में बदल जाएंगे उस दिन यह सूर्य जो है समाप्त हो जाएगा और ये सूर्य की आयु, निर्धारित आयु समाप्त हो जाएगी। वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि 5 बिलियन वर्ष जो है वो सूर्य की आयु अनुमानित की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। कितना? 5 बिलियन वर्ष। आइए अब सूर्य से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। ये हम लोग आंकड़ा याद करके रखेंगे, 71, 26.5 और 2.5। सूर्य से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स की तरफ आते हैं तो जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स बनते हैं, एक है प्रकाश मंडल। सूर्य का जो ये बाहरी आवरण है जहाँ से प्रकाश निकलते हैं उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? प्रकाश मंडल के रूप में जानते हैं, और यहाँ से निरंतर प्रकाश निकलते रहते हैं। लेकिन इस सूर्य से प्रकाश निकलने के क्रम में इसका तापमान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। जैसे ये सूर्य का केंद्र है, यहाँ तापमान सबसे अधिक होगा, सतह का तापमान अलग होगा, और कहीं कहीं सूर्य कलंक है जिसे हम लोग सौर्य धब्बा या सौर्य कलंक कहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। तो इसको याद करने के लिए सबसे ज़्यादा सूर्य के केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस,
और सौर कलंक जो धब्बे होते हैं उनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ी ही आसानी से आप ये तीनों का टेम्परेचर याद रख सकते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान सबसे अधिक होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और सौर धब्बों या कलंक का तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सूर्य का प्रकाश मंडल है, यहाँ से कुछ और पॉइंट्स निकलते हैं। यहाँ से निकलता है सौर ज्वाला, एक फ्लेम की तरह निकलता है, जो फ्लेम बाहर की ओर बढ़ते हैं। कई बार ये सूर्य से बाहर निकल करके अन्य ग्रहों के क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। यह पृथ्वी के क्षेत्र में ही पहुंचते हैं और पृथ्वी के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जब ये सूर्य के फ्लेम बढ़ते हुए पहुंचते हैं पृथ्वी पर, तो स्पेशली पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह दोनों ध्रुवों की ओर आते हैं और दोनों ध्रुवों की ओर जाकर के ये जो रंगीन प्रकाश निकलते हैं, इन्हें अरोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अरोड़ा कहा जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है, ये अरोड़ा फ्लेम जो होते हैं, जो सौर ज्वाला से निकल करके गए हैं, इन्हें उत्तरी गोलार्ध पर अलग नाम दिया जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव पे, और दक्षिणी ध्रुव पे अलग नाम दिया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इन फ्लेम के द्वारा जो रंगीन प्रकाश निकलता है उसको कहा जाता है अरोड़ा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे जो होता है उसको बोलते हैं अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। अब सोच रहे होंगे ये नाम कैसे याद रखेंगे। नाम तो चलिए रटने वाले स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने दक्षिणी ध्रुव पे क्या पढ़ा था और उत्तरी ध्रुव पे क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, आपको पता होगा कि पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया महादेश है, तो इसलिए ये जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिस याद रख लेना है। उसी से थोड़ा सा जोड़ करके याद रखेंगे, लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो दक्षिणी ध्रुव पे हो गया अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस और उत्तरी ध्रुव पे हो गया अरोड़ा बोरियालिस। तो हम लोगों ने सूर्य से अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े। यह सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। सूर्य भी एक तारा है जिसमें प्रकाश नाभिकीय संलयन द्वारा आता है, और प्रकाश मंडल और इसके अलग अलग टेम्परेचर, और फिर हमने पढ़ा कि यहाँ से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कि विशेष रूप से पृथ्वी के 2 ध्रुवों पर एक रंगीन प्रकाश के रूप में पहुँचते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अरोड़ा बोरियालिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब आते हैं सूर्य से जो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं उनको देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब एक घटना जो सूर्य से और होती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो घटना होती है सूर्य ग्रहण की। इसमें कई बार क्या होता है कि सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। और जब सूर्य का मैक्सिमम भाग छुप जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण। इस दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन विशेष रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन बनेगा। जब यह पूर्ण रूप से बीच वाला भाग छुप जाता है तो क्या होता है, किनारे से कुछ प्रकाश निकलते हैं। तो ये किनारा वाला भाग जो होता है वो कहा जाता है कोरोना। ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग होता है, और इसी कोरोना से प्रकाश प्राप्त होता है, और सूर्य ग्रहण के समय हमें एक्स किरणें प्राप्त होती हैं जो कि आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो कोरोना बोला जाता है उसको, या इसी को किरीट बोला जाता है, ठीक है। तो सूर्य कोरोना या किरीट किस समय बनते हैं, तो जिस समय सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, इवन आईएएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो इसके चारों तरफ किनारे से प्रकाश निकलता है और यह एक गोल रिंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। तो इस घटना को कहा जाता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की घटना। इस डायमंड रिंग की घटना में क्या होता है कि सूर्य के चारों किनारों से प्रकाश निकलते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड रिंग की घटना कब होगी। तो पहली बात, ये हमेशा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होगी, और जिस समय सूर्य ग्रहण लगा होगा उसी समय यह घटना बनेगी, ना तो सूर्य ग्रहण से पहले ना तो सूर्य ग्रहण के बाद। पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच स्थिति में यह घटना होती है, और ये किनारे का भाग क्या कहलाता है, डायमंड रिंग
हिंदी में इसको हीरक वलय भी कहा जाता है, रिंग को वलय के रूप में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो और याद रखना है कि कभी भी सूर्य पर जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण के मैक्सिमम अवधि 8 मिनट का हो सकता है, इससे अधिक समय के लिए सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। आप सोचिएगा ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा परिक्रमा कर रही है, नतीजा ये होगा कि 8 मिनट में ये दोनों अपने स्थान बदल लेंगे और उसके बाद ग्रहण समाप्त हो जाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो आपके सूर्य ग्रहण का है वो है 8 मिनट, ठीक है। तो 8 मिनट से ज़्यादा समय तक ग्रहण नहीं हो सकता है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी से जुड़े हुए जो पॉइंट्स आते हैं उससे देखते हैं। सूर्य और एक तरफ है पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन के आंसर अलग अलग बुक में अलग मिलेंगे, कई एग्जाम में अलग मिलेंगे, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया रहेगा। तो क्या होता है कि इसके आसपास एक ही ऑप्शन रहेगा, तो आप आसानी से उस ऑप्शन से आंसर चूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट क्योंकि चूंकि सूर्य की दूरी घटती बढ़ती रहती है पृथ्वी से, यही कारण है कि इसका मान भी अलग अलग आंसर देते रहते हैं, लेकिन आपको अप्रॉक्स में इसी के आसपास का जो ऑप्शन में होगा उसी को आपको उत्तर चुनना रहता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब क्या होता है, ये जो पृथ्वी है यह सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ पे करती है, जिसके क्रम में वह कभी सूर्य से बहुत दूर हो जाती है तो कभी सूर्य के नज़दीक हो जाती है। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक जो औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, एक सबसे अधिक दूरी होती है और एक सबसे कम दूरी होती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। औसत दूरी होती है सूर्य से और पृथ्वी के बीच 14,97,95,900 किलोमीटर। याद रखेंगे दोनों, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। जब यह अधिकतम दूरी पर होता है तो इसकी दूरी बढ़कर के हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और जब सबसे छोटी दूरी पर होता है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, उसको समझते हैं। ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक खगोलीय दूरी। यह कई एग्जाम में दोस्तों पूछे गए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो एक खगोलीय दूरी है और इस दूरी के माध्यम से भी कई अंतरिक्ष की दूरी का ज्ञात किया जाता है। तो एक खगोलीय दूरी का मान लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है। दूसरा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है तो उस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपसौर कहते हैं। और जब सबसे कम दूरी होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। अब ये घटना अपसौर और उपसौर, कई बार स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपसौर में सबसे दूर पढ़ा था कि उपसौर में सबसे दूर पढ़ा था। तो कैसे याद रखेंगे? अप यूपी, अप ऊपर, उप माने होता है छोटा, जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो उप माने छोटा, तो जब छोटी दूरी होगी तो उसको हम लोग उपसौर बोलेंगे, और अप मतलब ऊपर यानी ज्यादा दूरी होगी तो उसको अपसौर बोलेंगे। और यह अधिक दूरी और कम दूरी, यहाँ 3 यहाँ 4, बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। 3 जनवरी और ये 4 जुलाई। यहाँ मैंने 3 लेटर लिखा, JANJULY, यहाँ 4 लेटर, 4 जुलाई 3 जनवरी। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, ठीक है। इस उपसौर और अपसौर को इंग्लिश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उपसौर को पेरीहिलियन कहा जाता है और उपसौर को, सॉरी दोस्तों, अपसौर को हम लोग एपीहिलियन और अपसौर को पेरीहिलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अब सूर्य से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स और हम लोग देखते हैं।
संपूर्ण सौर मंडल में जो ऊर्जा प्रसारित होती है, संपूर्ण सौर मंडल में जो ऊर्जा प्रसारित होती है उस पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। और संपूर्ण सौर मंडल का जो मैक्सिमम 99.99% जो द्रव्यमान है वो सूर्य का, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है और किसी भी ग्रह से कई हजार गुना बड़े हो जाते हैं। तो ये अधिक बड़े और आकार में बड़े होने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को त्वरण के रूप में आने से ये सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं इन्हीं ग्रहों का अध्ययन। ये जो ग्रह हैं, सबसे पहले इनका क्रम से नाम याद रखें। कई बार मैंने देखा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी है या फिर बुक्स में भी है, कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी ट्रिक खोजते हैं कि ग्रह का नाम कैसे सटीक याद किया जाए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हर चीज़ों के लिए ट्रिक के भरोसे ना हो, नहीं तो आपकी जीवन पूरी तरह से ट्रिक पर निर्भर हो जाएगी और फिर आपके बढ़ने का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो थोड़ा समझ बढ़ाइए आप अपनी, और हर चीज़ों के लिए ट्रिक नहीं, ट्रिक वहाँ यूज करते हैं जो जहाँ पे याद रखना थोड़ा कठिन हो रहा है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्रम से याद करेंगे, कैसे नहीं याद होगा। सबसे पहले सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वो है बुध ग्रह, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, इसे गुरु भी कहा जाता है, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। कई बार क्या होता है, इन सब के तो इंग्लिश में नाम भी आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन इस दो के नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होते रहता है। कई बार हिंदी में स्टूडेंट रट के जाते हैं और वहाँ इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है अरुण वरुण का, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो याद रखेंगे यूएन, यूनाइटेड नेशन आपको याद होगा, तो यूएन, यू से होता है यूरेनस और एन से नेपच्यून, तो यू पहले यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण, बाकी का तो आपको याद ही होगा। तो इस तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गए सूर्य से बढ़ते दूरी पर ग्रहों के क्रम। अब इस ग्रहों में शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं वो ठोस रूप में है। किस रूप में दोस्तों? ठोस रूप में है। और इन्हें आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह या फिर इस ग्रह को आंतरिक ग्रह के अलावा पृथ्वीय ग्रह कहा जाता है। मैं बताता हूं क्यों। अब इधर आ जाइए, इस तरफ के बाकी जो 4 ग्रह हैं दूर वाले, वह गैस रूप में है, गैस और जलवाष्प के रूप में है, और इन्हें जो है हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। और इस बाह्य ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इन सभी ग्रहों में पृथ्वी है सबसे बड़ा, तो इसीलिए इसका नाम पृथ्वी के नाम पे और इसका नाम बृहस्पति के नाम पे भी कई बार कहा गया है। ऐसे आप इसे आंतरिक और बाह्य कह सकते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ एक बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इस तरफ 4 ग्रह और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इस तरफ 4 ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इस तरफ के ग्रह को बृहस्पतीय ग्रह और अंदर के ग्रह को आंतरिक या पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। शुरुआती 4 ठोस रूप में है और बाद वाले 4 गैसीय रूप में है। तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, इसे गैस रूप में है, ये ठोस रूप में है। अब आइए हम लोग बारी बारी से इन सभी ग्रहों का अध्ययन करते हैं और उनसे पूछे जाने वाले पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बुध ग्रह के पास और इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैप में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो वो आसानी से याद कर सकते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है। तो सूर्य का नज़दीक का ग्रह कौन हो जाएगा दोस्तों? बुध। आसानी से याद रख सकते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, तो बुध है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। और चूंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है। यह मात्र 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कई एग्जाम में आए हैं। ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो ग्रह
सूर्य के जब जितने नज़दीक आता है उनकी चक्कर लगाने की गति उतनी ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह का स्पीड कम होगा और जैसे ही वो सूर्य के नज़दीक आएंगी उसकी गति बढ़ जाएगी। तो चूंकि बुध जो है वो सबसे नज़दीक है इसलिए वो तेज़ी से चक्कर लगा रहे हैं और तेज़ी से चक्कर लगा रहा है तो 88 डेज। ये दूर है, धीरे धीरे चक्कर लगाएंगे और सबसे अधिक समय अगर सूर्य का चक्कर लगाने में कोई लेगा तो वो वरुण होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं 88 डेज। बुध से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रह की प्रमुख विशेषता उसका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण है, तो वो है बुध का। और पांचवा इसका एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि तापांतर सबसे अधिक किसका होता है। लगभग 600 डिग्री से अधिक टेम्परेचर का अंतर होता है इस पूरे बुध के अंदर। दिन में इसका टेम्परेचर लगभग 450 से प्लस डिग्री पहुंच जाता है और रात में टेम्परेचर इसका माइनस में 150 डिग्री से प्लस पहुंच जाता है। इस तरह से इसके ताप में अंतर ये जो है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का रहता है, जो कि किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे अधिक है। तो इसका तापांतर सबसे अधिक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट बुध के बारे में, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं, सभी को ले, सभी ग्रह को पार्टिकुलर रूप में ले और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अरेंज कर ले। नज़दीक है तो जल्दी चक्कर लगाएंगे मात्र 88 दिनों में। सबसे छोटा है, इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र है और इसका तापांतर सबसे अधिक है। तो बस 5 पॉइंट बुध याद। अब आगे बढ़ते हैं, बुध से आगे चलते हैं हम लोग शुक्र के पास। शुक्र से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। शुक्र से आएगा क्वेश्चन सबसे पहले कि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा, ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। यहां से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, और सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। अब देखिए यहां पे फंसते हैं हम, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन सेंस लगाते हैं और वहां गलती कर देते हैं कि चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो उनका अनुमान ये होता है कि सबसे ज्यादा गर्म बुध होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है कि शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 98% जो उसके वायुमंडल का भाग है वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। नतीजा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण वह सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं और यह गर्म ग्रह बन जाता है, और अधिक गर्म होने के कारण चमकीला भी है। तो शुक्र के संबंध में ये 2 पॉइंट आप आसानी से याद रख सकते हैं, सबसे चमकीला और सबसे गर्म। इसके अलावा शुक्र से जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे इसे सुबह का तारा, सांझ का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, इस तरह के वर्ड यूज किया जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी। और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आकार और घनत्व की दृष्टि से यह पृथ्वी के समान होते हैं। कई बार ये पृथ्वी से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है, तो वह कौन हो जाता है, शुक्र हो जाता है। और शुक्र के संबंध में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की बहन, आकार और घनत्व के कारण ये जो है शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है। शुक्र से जो कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन अन्य बनेंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है शुक्र से कि सभी ग्रह जो हैं, जैसे ये सूर्य है, सभी ग्रह इसका जो चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं, तो वह करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं और सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शुक्र और अरुण, यूरेनस, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है, ये दोनों ग्रह पे। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, इधर से दूसरा, फर्स्ट सेकेंड,
यहाँ से सेकेंड अरुण। ये दो ऐसे सेकेंड वाले ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत परिक्रमण पथ रखते हैं और इन पर सूर्योदय विपरीत दिशा में होते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। और शुक्र से जुड़े हुए पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा और बहुत आसानी से हम लोगों ने उसके जुड़े हुए पॉइंट्स को याद कर लिया। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी के संबंध में। तो चूंकि पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। सबसे पहले पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और यह इसलिए कहते हैं कि यह एकमात्र ग्रह है जहां जल की संपूर्ण उपलब्धता है। तो जल की उपलब्धता के कारण इसे नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। दूसरा जो आप पृथ्वी से पढ़ना चाहेंगे कि यह जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये जो अपने अक्ष है इस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो आधार तल पर 66.5 और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का ये कोण बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और इसी झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी और यूपीएससी में पूछे गए हैं कि ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। तो दो कारण होते हैं, एक पृथ्वी का झुकाव और दूसरा सूर्य का परिक्रमण करना। इसके अलावा पृथ्वी से जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर ये जो घूर्णन है जिसके कारण वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाते हैं लगभग 24 घंटे में लगाते हैं। 23 घंटे 56 मिनट होते हैं, लेकिन आप इसे अप्रॉक्स 24 मिनट याद रख 24 घंटे याद रख सकते हैं और यह कहलाता है दिन रात। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि लगभग 24 घंटे की होती है और इसे हम लोग दैनिक गति के रूप में भी जानते हैं। और पृथ्वी पर जो एक वर्ष होता है वह इसलिए होता है कि 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है एक परिक्रमण करने में पृथ्वी। तो पूरा वर्ष जो होता है वह पृथ्वी पर 365 दिन 6 घंटे का होता है। यही कारण है कि शुरू के 3 वर्ष तक इसे 365 दिन का वर्ष बनाया जाता है और चौथे वर्ष में 29 के फरवरी कर देने के कारण उसे लीप ईयर के रूप में हम लोग यूज करते हैं और 366 दिन का वर्ष हो जाता है। तो ये दैनिक गति के कारण दिन रात और वार्षिक गति के कारण वर्ष होते हैं। पृथ्वी से जुड़े हुए अन्य पॉइंट्स को भी समझने के लिए आप हमारा एक वीडियो है पृथ्वी की दैनिक गति या फिर पृथ्वी की गतियां, तो उसको चैप्टर को आप देखें और अधिक समझ में आएगा। इसके अलावा पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ अन्य पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से पहले पृथ्वी से पहले जो 2 उपग्रह थे इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से पहले जो 2 ग्रह थे इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पृथ्वी से उपग्रह का सिलसिला शुरू होता है और इसका एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा है। ठीक है, कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा से भी हम जुड़े हुए पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आइए मंगल के पास आते हैं। मंगल से जुड़े हुए क्वेश्चन, मंगल से ज़्यादा नहीं 3-4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बिल्कुल सटीक रूप से इसे याद कर सकते हैं। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह। और ये क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। तो झुकाव होने के कारण इस पर भी ऋतु परिवर्तन होगा। हमने अभी पढ़ा कि ऋतु परिवर्तन के लिए 2 शर्त, एक उसका झुकाव होना चाहिए और दूसरा परिक्रमण। तो परिक्रमण और झुकाव दोनों शर्तों की पूर्ति मंगल ग्रह करते हैं। तो इसलिए मंगल ग्रह पे भी ऋतु परिवर्तन की संभावना बन जाती है। आज ये तीसरा, मंगल ग्रह पे सबसे अधिक जीवन की संभावना है। अब इसी संभावना को तलाशने के लिए आपको पता होगा कि भारत द्वारा 2013 और 2014 में एक मिशन भेजा गया था, MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था, 2014 में वो पहुंचा था। तो जीवन की संभावना सबसे अधिक मंगल पे है।
इसका दो कारण यहाँ हम लोग देख सकते हैं। एक तो पृथ्वी के समान वो झुका हुआ है, और दूसरा यहाँ दिन रात की जो अवधि है वो लगभग 24 घंटे पृथ्वी के समान ही है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसके दिन रात की अवधि लगभग पृथ्वी के समान है, तो वह मंगल है, और इसका झुकाव भी लगभग पृथ्वी के समान है। अब आते हैं, इसके पास दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और डीमोस दूसरा। अब देखिए याद करना कितना आसान है, फोबोस और डीमोस। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अब हम लोग देखेंगे क्षुद्र ग्रह के संबंध में। अब ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो बीच में है वो क्या है और इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्षुद्र ग्रह की पट्टी वास्तव में जब ये गोल साइज के, गोल आकार के जो ग्रह बने और पृथ्वी और मंगल, शुक्र, बुध ये चक्कर लगाने लगे सूर्य के, तो ये ग्रह के रूप ले लिए। लेकिन जो गोल आकार के नहीं थे, कुछ बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े थे जो छोटे भी थे और कई हजार किलोमीटर के रेडियस वाले भी थे, उनकी एक श्रृंखला बन गई और वो भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे। वही चक्कर लगाने वाली एक पट्टी कहलाती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। याद रखेंगे दोस्तों, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, एस्ट्रॉयड बोलते हैं इसको। और ये पट्टी विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के मध्य है, तो मंगल और बृहस्पति। कई बार स्टूडेंट इसको भी कंफ्यूज कर देते हैं कि पृथ्वी और मंगल के बीच है कि मंगल की बृहस्पति के बीच। तो बहुत ही आसान है, अभी हमने पढ़ा इधर 4 इधर 4, हाफ हाफ कर देंगे, बीच में कौन आ जाएगा, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। बहुत आसान है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है वह विशेष रूप से बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है, और ये भी निरंतर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, और इनके कुछ आकार बहुत छोटे भी है तो कुछ बहुत बड़े भी हैं। अब क्या होता है, यहाँ से एक घटना हमको पढ़ना है, उल्का और एक उल्का पिंड। अब ये दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है कि सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी से कोई पत्थर का टुकड़ा, सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में ये कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है और पृथ्वी की ओर आने लगता है। पृथ्वी की ओर आने के क्रम में ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण से ये जल उठते हैं, इनमें आग लग जाती है, और आग लगने वाले इस पिंड को हम लोग उल्का कहते हैं। जब इनमें आग लगती है तो इसको क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। ये क्या होता है, हमने पढ़ा था कि उल्का संबंधित घटना मध्य मंडल में होता है, और ये क्या होते हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते रहते हैं, आते हैं, आग लग जाती है तो ये जल करके राख हो जाते हैं और ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं। इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो कई बार हम लोग तारों से बहुत सारे रिक्वेस्ट करते रहते हैं टूटते हुए तारे से, तो वास्तव में वह टूटता हुआ तारा नहीं है, क्योंकि तारे गैसीय हैं। जितने भी तारे हैं वो सब गैसों से बने हैं, तो गैस कभी भी टूट नहीं सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये वास्तव में पत्थर के टुकड़े हैं, जिस तरह से पृथ्वी वगैरह मिट्टी ठोस है उसी तरह से, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जल उठते हैं, तो इन्हें हम लोग टूटता हुआ तारा तो बोलते हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है, उल्का है। लेकिन कई बार यह जलने के बाद बचे हुए अवशेष आकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और पृथ्वी पर छोटे बड़े कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो जब वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है उल्का पिंड। तो आप आसानी से इसे भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं एक और पॉइंट लेकर के हम लोग चलते हैं। एक आता है वो धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा, ये क्या होते हैं कि ये जो सूर्य है कई बार गैसीय गोले या टुकड़े सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं, और सूर्य की ओर आने के क्रम में जैसे ये सूर्य की ओर आते हैं तो इनके गैस की एक पूंछ सी इनके पीछे बनने लगती है। तो ये जो घटना होती है इसी को बोला जाता है पुच्छल तारा या धूमकेतु। एक हेली नामक धूमकेतु है जो 76 वर्षों पर दिखाई देती है, जो आने वाले 2062 में दिखने वाले ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपने देखा होगा। तो ये तो धूमकेतु की घटना ये होती है, और यहाँ से ये हेली वाला ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, धूमकेतु क्या है, ये हमने समझा, और इससे आने वाले क्वेश्चन को भी हमने देखा। अब एक जो पॉइंट इस पूरे चैप्टर के दौरान रह गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
वह पॉइंट है चंद्रमा। हमने अभी विशेष रूप से पढ़ा था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स बनते हैं। तो जिस तरह से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है चंद्रमा, और यह एकमात्र उपग्रह है। इस चंद्रमा से कई क्वेश्चन बनते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। चंद्रमा से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनमें पहला क्वेश्चन बनता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करता है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में, और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है। तो एक ही यह मात्र उपग्रह या ग्रह है जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों ही समान है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं, और ये आए हैं कई एग्जाम में कि किसका परिक्रमण और घूर्णन काल एक समान है, तो वह है चंद्रमा का। दूसरा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में देखा जाता है, और चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और चंद्रमा से जब प्रकाश टकरा करके पृथ्वी तक आते हैं तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। तो कम दूरी होने के कारण यहाँ से प्रकाश को आने में कम समय लगता है, और 1.3 सेकेंड में ये प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। चंद्रमा से जो कुछ अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से आप देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा के अध्ययन, चंद्रमा के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है उस अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और ये सेलेनोलॉजी से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि सेलेनोलॉजी क्या है, तो चंद्रमा का अध्ययन है। अब ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा का अधिकतम 57% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है, बाकी भाग इसका छुपा रहता है, और घूर्णन के कारण और परिक्रमण के कारण इसका मैक्सिमम 57% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। कुछ बुक्स में इसे 59% तक भी लिख दिया गया है। तो पहले आप इसको याद रखेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब इसे देखेंगे। फिलहाल चंद्रमा से कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रमा पर एक क्षेत्र है जो धूल का मैदान है। इस धूल के मैदान को शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धूल का मैदान या शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ उपस्थित है। तो यह चंद्रमा पर उपस्थित है, और यह धूल का मैदान है, और यह उसका पीछे वाला भाग है। इसके अलावा चंद्रमा से 1-2 पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि मानव चंद्रमा पर चले गए हैं, और 1969 में पहली बार मानव ने यहाँ कदम रखा था, और नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप लोग सुने होंगे, जो अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा से अगर क्वेश्चन की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें भी देखा जा सकता है, जैसे सुपर मून और ब्लू मून। ये 2 वर्ड यूज होते हैं चंद्रमा के संबंध में। ये सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, तो उसको देखते हैं, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की परिक्रमण के क्रम में जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो इनका आकार बड़ा दिखाई देता है तथा इनकी चमक बढ़ जाती है। लगभग 14% आकार में बड़ा दिखाई देते हैं और 30% चमकीला दिखाई देता है। और इसी समय जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो इसी घटना को हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सुपर मून के नाम से जानते हैं। तो फिर ये ब्लू मून क्या है? तो एक महीने में एक ही पूर्णिमा आता है, ठीक है। लेकिन अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा आ जाए, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। और अगर ऐसी घटना एक साल में 1 से अधिक बार हो जाए तो उसे हम लोग मून ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रख सकते हैं, सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। तो ये चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हमने देखे। इसके अलावा चंद्रमा से 1-2 क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 1/81 होता है। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स
पृथ्वी का 1/6 होता है। यही कारण है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर अगर 60 kg का कोई वस्तु लेकर जाया जाए तो उसका वजन चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, तो 1/6 यानी 6/10 यानी 10 kg हो जाएगा 60 kg का वस्तु। तो ये 1/6 के कारण। फिर एक क्वेश्चन और कई बुक में देखे गए कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, यह क्यों होता है। तो किसी भी क्षेत्र में वायुमंडल उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। तो चंद्रमा पर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है, यही कारण है कि वहाँ पर वायुमंडल टिक नहीं पाता है और वहाँ से पलायन होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसे MCQ में बनाइएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं कुछ अन्य पॉइंट जो इस सौर मंडल में हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उसको देख लेते हैं फाइनली लास्ट में। एक प्लूटो के बारे में। प्लूटो ग्रहों की सूची में पहले था और इसे 9वें ग्रह के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। कारण ये है कि केपलर महोदय ने जो ग्रहों के नियम दिए थे उस नियम को ये प्लूटो फॉलो नहीं करता था। नतीजा ये हुआ कि इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया और इस तरह से वर्तमान में ग्रहों की संख्या मात्र 8 रह गई है। इसके अलावा तारे से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पृथ्वी के नज़दीक का तारा कौन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है। तो उस 1-2 क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। जैसे एक है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, और यह सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, यह सबसे चमकीला है। और एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इससे भी दोनों से ऑब्जेक्टिव आते रहे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ये कुछ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको याद रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह जो है वह क्या है, यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब कहिएगा सबसे नज़दीक का तारा तो सूर्य है। डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद अगर कोई पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस तरह से हमने सौर मंडल में सूर्य, इनके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं सबको देखें। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और पूरी तरह से इसको समझ ले। पेन डाउन भी कर सकते हैं आप। इसे याद रखें कि हर पॉइंट्स को अगर हम बारीकी से समझेंगे तो उसके पॉइंट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आज का चैप्टर था वो बहुत मज़ा आया होगा। इससे रिलेटेड चैप्टर्स मैं आपको बता दूं जो मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक आप ब्रह्मांड चैप्टर देख सकते हैं, उसको देखने के बाद ये और अधिक समझ में आएगा। और एक पृथ्वी के संबंध में है, पृथ्वी की गतियाँ। ये 2 चैप्टर आप इससे रिलेटेड है। मैं इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से भी आप इस 2 चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं एडुटेरिया पे।